Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Nagin Group of Studies. Here we are again with our new topic from the chapter Class 12th History, Brick, Bits and Bones. प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था. टुडे वी विल टॉक अबाउट द एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स. आज हम जो करेंगे बेटा इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर इसमें दिए गए हैं. तो इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं बेटा. चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आता है, लिस्ट द आइटम्स ऑफ फूड अवेलेबल टू पीपल इन हड़प्पन सिटीज. बेटा ऐसे आइटम्स बताने बेटा जो हड़प्पन सिटी में जिनके लिए फूड अवेलेबल था, एंड आइडेंटिफाई द ग्रुप्स हु वुड हैव प्रोवाइडेड दीज. और ऐसे ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कीजिए जो इनको क्या करते थे, प्रोवाइड करते थे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे फूड आपको, जैसा मैंने आपको क्लासेस में बताया, जिन्होंने पिछले वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ पिछले वाली वीडियोस को देखिए और उसमें देखिए बेटा कि फूड हमारे किस किस तरीके से हमने सबको हमने उसको टेक्निफाई किया था और किस तरीके से सारे के सारे फूड आए थे. तो सबसे पहले आता है बेटा फूड, और सेकेंड कैटेगरी में बांटेंगे उसको ग्रुप्स हु प्रोवाइड दीज फूड आइटम्स. एक तो फूड क्या था और एक इन ग्रुप्स को जो है, या ग्रुप्स हैं बेटा जो इन फूड्स को प्रोवाइड करते थे बेटा, उन ग्रुप्स का नाम क्या था. तो सबसे आता है बेटा प्रोडक्ट टेकन्स फ्रॉम प्लांट्स. बेटा तो ये फूड गेदरर्स होते थे. गेदर का वैसे मतलब होता है इकट्ठा करना. तो फूड गेदरर्स क्या करते थे, जो प्रोडक्ट टेकन फ्रॉम प्लांट्स है बेटा उनको इकट्ठा करते थे. एंड इनको क्या बोलते थे हम, फूड गेदरर्स बोलते थे. इनको हम क्या बोलते थे, फूड गेदरर्स बोलते थे. फ्लैश एंड फिश, दूसरा आता है बेटा फिश का भी इस्तेमाल करते हैं. जैसे हमने वहाँ पे देखा था कि फिश के भी कुछ ना कुछ हमें एविडेंसेस मिले थे बेटा. तो कौन से थे बेटा, ये हंटर ग्रुप्स थे बेटा जो फिशिंग की हंटिंग करते थे. और हमें फ्लैश एंड फिश के बारे में हमें हंटर ग्रुप से मिलता था बेटा, जो ग्रुप्स ये प्रोवाइड करवाता था. वीट मेज मिलेट पल्सीज राइस एंड अदर ईटेबल प्रोडक्ट, ये सारे के सारे भी मिलते थे हमें फूड बेटा, जो कि आपको मिलते हैं कहाँ से, एग्रीकल्चर ग्रुप्स होते थे. जो वीट हो गया, मेज के भी एविडेंसेस हमें मिले थे, मिलेट के भी एविडेंसेस मिले थे, पल्सीज के भी एविडेंसेस मिले थे, राइस के भी मिले थे और अदर ईटेबल प्रोडक्ट्स के भी मिले थे. लेकिन इनमें हमने एक कॉमन बात ये भी पढ़े थे कि जो राइस के थे बेटा एविडेंसेस, वो इन सब के मुकाबले में सबसे ज़्यादा कम थे बेटा. तो इस तरीके से बेटा तीन तरह के हमारे फूड आते हैं जिनकी हमने लिस्ट बनाई है. एक तो प्रोडक्ट्स टेकन फ्रॉम प्लांट्स आते हैं जो किसके द्वारा किए जाते थे, फूड गेदरर्स के द्वारा किए जाते थे. सेकंड हमें मिले बेटा फ्लैश एंड फिश बेटा जो हमें हंटर ग्रुप से मिलते थे. और नंबर 3 हमें मिले बेटा वीट मेज मिलेट पल्सीज राइस एंड अदर ईटेबल प्रोडक्ट जो हमें एग्रीकल्चर ग्रुप से मिलते थे. आइए स्टार्ट करते हैं बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. या आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, जैसे कि आपको दिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑल इंडिया 2009 और 11 में भी पूछा गया. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ट्राई करते हैं इसको समझने की, क्योंकि जब तक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको आंसर को अच्छे तरीके से आप उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे. तो क्वेश्चन को ज़्यादा ज़रूरी है बेटा समझना. हाउ डू आर्चियोलॉजिस्ट ट्रेस का मतलब होता है बेटा किसी चीज़ को मतलब ट्रेस करना कि कहाँ से बिलोंग करती है, कौन से टाइम पीरियड से इसको माना गया है. सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस, सोशियो तो मतलब होता है बेटा समाज से रिलेटेड, और इकोनॉमिक होता है बेटा जो कंडीशन होती है ना उनकी पैसे से रिलेटेड, पुअर एंड रिच होते हैं उनको हम इकोनॉमिक डिफरेंस बोलते हैं. हड़प्पन सोसाइटी के इनको बारे में बताना है बेटा हमें. एंड व्हाट आर द डिफरेंस दे नोटिस बेटा, और डिफरेंसेस के बारे में बताना बेटा जो उन्होंने नोटिस किया बेटा. तो सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया था, जो सारे के सारे उनको एविडेंसेस मिले थे उन सब का उन्होंने नाम कल्चर रख दिया था. कि जहाँ से जोन से भी आइटम्स मिलते थे उनको उन्होंने किस रूप में बताया था बेटा, कल्चर के रूप में बताया था. क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि जैसे जैसे साइट्स आपकी चेंज हो रही थी वैसे वैसे एविडेंसेस भी क्या हो रहे थे, चेंज हो रहे थे. तो एविडेंसेस आपके चेंज हो रहे थे, तो अगर हम साइट्स को चेंज करते थे तो वहाँ पे प्रोडक्ट्स भी क्या मिलते थे, हमें अलग मिलते थे. तो इस प्रकार हमने इसको क्या बोल दिया था कि दीज आर द एविडेंसेस एंड द कल्चर इज आल्सो चेंज. और उन एविडेंसेस के बेस पर ही बेटा उन्होंने कल्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी. तो जैसा कि इसमें बताना हमें कि आर्कियोलॉजिस्ट ने किस तरीके से ट्रेस किया था बेटा, सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस थे जो हड़प्पन सिटी में, एंड व्हाट आर द डिफरेंस दे नोटिस, और उन डिफरेंस के बारे में बताना बेटा. सबसे पहले तो ट्रेस कैसे किया ये बताना है, और दूसरा हमें बताना है कि उनके बीच में डिफरेंस क्या था बेटा, व्हाट आर द डिफरेंस दे कैन दे ट्रेस बेटा. तो हमें क्या बताना है कि सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस क्या थे हड़प्पन सिटी में, और उसके अलावा हमें बताना है कि डिफरेंस उन्होंने क्या क्या नोटिस किया था.
चलिए देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ट्रेस सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस इन हड़प्पन सोसाइटी इन द फॉलोइंग वेज बेटा। नंबर वन तो आता है ब्यूरियल्स बेटा। ब्यूरियल्स में डिफरेंस था बेटा, क्योंकि रिच और आपके जो पुअर थे उन दोनों के ब्यूरियल्स में क्या पाया गया था, एक डिफरेंस पाया गया था। इन डिफरेंस में हमने क्या देखा था कि जो ब्यूरियल से बेटा कुछ तो लग्जरियस वस्तुओं के साथ दबाए गए थे और कुछ लग्जरियस वस्तुओं के बिना दबाए गए थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था उस टाइम पे, लोगों का ऐसा मानना था जो हमने वीडियोस में डिस्कस किया था कि जो ये सारी चीज़ें हैं बेटा ये उनको अगले जन्म में काम आने वाली है। इन द नेक्स्ट बर्थ दे कैन यूज़ दिस थिंग्स। तो हमेशा वो ब्यूरियल्स के साथ कुछ ना कुछ चीज़ों को बेटा उनके साथ दफनाते थे। तो जो रिच होता था या हाई क्लास सोसाइटी से बिलोंग करता था उनके साथ तो बहुत सारा मतलब सोना वगैरह हो गया या आभूषण वगैरह हो गया उनको दबाया जाता था। और जो हो गया बेटा जो आपका कोई मिडिल फैमिली से हो गया या पुअर हो गया कोई, तो उनके साथ बेसिक कमोडिटीज़ को दबाया जाता था। तो ये था बेटा पहला सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस। तो आर्कियोलॉजिस्ट स्टेट सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस इन हड़प्पन सोसाइटी इन द फॉलोइंग वेज। नंबर वन तो ब्यूरियल्स, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, और दूसरा था लुकिंग फॉर लग्जरीज के बारे में बेटा, कि कौन लग्जरी वस्तुओं का इस्तेमाल करता था। अब देखो, आर्कियोलॉजिस्ट हैव नोटिस द फॉलोइंग डिफरेंस इन द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इन हड़प्पन सिटी। तो जो डिफरेंसेस थे जो कि आपके आर्कियोलॉजिस्ट ने फॉलोअप किए थे, जो उनको मिले थे, वो क्या क्या थे देखिए। इन द हड़प्पन सोसाइटी द डेड वर जनरली लेड इन पिट्स बेटा। पिट्स का मतलब होता है गड्ढे बेटा। तो हड़प्पन सिटी में डेड को कहाँ पे लेड किया जाता था, लेड का मतलब होता था बेटा दबाना, वो कि पिट्स में किया जाता था। इन सब ब्यूरियल पिट्स द होलो आउट स्पेसिस मिले हैं वर लिंक विद ब्रिक्स के साथ जो लिंक थे बेटा, एक तो ये डिफरेंस मिला है। सम ग्रेव्स कंटेन पोट्री एंड ऑर्नामेंट्स, कुछ ग्रेव्स में आपको कंटेन उसमें पोट्री और ऑर्नामेंट्स मिले हैं। इन सम इंस्टेंसेस द डेड वर ब्यूरिड विद कॉपर मिरर बेटा, और कुछ में हमें ब्यूरियल्स में दिखा बेटा कि कॉपर मिरर्स भी मिले हैं। आर्टिफैक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज बेटा। एक तो आता है यूटिलिटेरियन एंड लग्जरीज बेटा। देखो, यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट आर ऑफ डेली यूज बेटा। जो यूटिलिटेरियन होते थे बेटा वो आपके डेली यूज के ऑब्जेक्ट्स होते थे, और जो आपके दूसरे ऑर्डिनरी मटेरियल्स होते हैं जो कि स्टोन और क्ले से बने होते थे। और दीज आर फाउंड इन ऑल सेटलमेंट्स, ये सारी की सारी सेटलमेंट्स में आपको मिले हैं। लग्जरी आइटम्स आर फाउंड इन लार्ज सेटलमेंट्स ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो बेटा। और लग्जरी आइटम्स जो होते थे बेटा उनको लार्ज सेटलमेंट्स में पाया गया है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की। दीज आर मेड अप ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल लाइक फैन से बेटा, ये कोई मटेरियल होता था जिसके द्वारा मोस्ट वैल्यूएबल मटेरियल आपके मिलते थे। एंड गोल्ड टू वाज रेयर बेटा, गोल्ड क्या था, बहुत ही रेयर था। एंड प्रीशियस एज ऑल द गोल्ड ज्वेलरी हैज़ बीन फाउंड एट हड़प्पन साइट्स बेटा। और बहुत सारी गोल्ड ज्वेलरी भी कहाँ पे मिली है, आपकी हड़प्पन साइट्स में मिली है। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले बताना है कि कौन कौन से डिफरेंस को उन्होंने देखा। तो नंबर वन आता आपका ब्यूरियल्स, जो आपको दबाए जाते थे व्यक्ति को मरने के बाद, जो लेड आउट किया जाता था पिट्स में। और दूसरा लग्जरीज बेटा, जिनमें दो तरीके में उसको डिवाइड किया गया था। एक तो था बेटा डेली लाइफ से रिलेटेड, एक तो क्या था डेली लाइफ से रिलेटेड, और दूसरा क्या था बेटा लग्जरीज से रिलेटेड था। देखिए, इन द हड़प्पन सोसाइटी द डेड वर जनरली लेड इन पिट्स। तो हम एक बार रिवाइज करवा देता हूँ क्वेश्चन को, क्या क्या पढ़ा हमने। कुछ को तो ब्यूरियल किया जाता था कि इसमें होल आउट स्पेसिस मिलते हैं, जो लिंक किसके साथ होती थी, जो लाइंड होती थी ब्रिक्स के साथ बेटा। दूसरा, जिसमें कुछ में तो हमें पोट्री और ऑर्नामेंट्स मिले हैं बेटा, और कुछ में हमें मिले कि कॉपर मिरर के साथ दर्शाए जाते थे। और उन्होंने आर्टिफैक्ट्स को भी दो चीज़ों में डिवाइड किया है बेटा। वो दो चीज़ें किस तरीके से थी, कुछ तो थे बेटा डेली यूज के ऑब्जेक्ट्स, और कुछ ऑब्जेक्ट्स थे आपके जो डेली यूज के नहीं थे, बल्कि आपके सेटलमेंट्स में लग्जरी आइटम्स थे बेटा, जो कि लार्ज सेटलमेंट आपको हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में मिले हैं। ये ध्यान रखना बेटा, लग्जरियस आइटम्स की बात आएगी तो कहाँ पे मिले हैं, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में मिले हैं। दीज आर मेड ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल से बने होते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वुड यू एग्री दैट ड्रेनेज सिस्टम इन हड़प्पन सिटीज़ इंडिकेट टाउन्स प्लानिंग। टाउन प्लानिंग को बताता, गिव रीजन फॉर योर आंसर। बिल्कुल सही बात है बेटा, ड्रेनेज सिस्टम के लिए तो हड़प्पन सिटी बहुत ही फेमस थी ना बेटा, जो कि राइट एंगल्स में हमें ड्रेनेज सिस्टम मिला था। तो हमें बताना कि आप एग्री करते हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम था हड़प्पन सिटीज़ में, वो इंडिकेट करता है टाउन प्लानिंग को। गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने रीजन देने हैं। यस, आई एग्री विद दैट ड्रेनेज सिस्टम इन हड़प्पन सिटी विच इंडिकेट द टाउन प्लानिंग, जो टाउन प्लानिंग दिखाता है। आई कैन साइट फॉलोइंग रीजन्स, आपके ये हो सकते हैं जिनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। द ड्रेनेज सिस्टम नीडिंग ए प्लानिंग फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब किस तरीके से जाने वाला है, कहाँ से वो एग्जीक्यूट होगा बेटा। इट सीम्स दैट फर्स्ट ड्रेनेज वर लेड आउट, पहला ड्रेनेज जो लेड आउट किया, देन हाउस वर बिल्ट। ऐसा नहीं था कि वहाँ पे पहले घरों को बनाया जाता था उसके बाद ड्रेनेज होती थी, नहीं, बिल्कुल टाउन प्लानिंग की जाती थी।
और टाउन प्लानिंग में क्या होता था बेटा, प्लानिंग तब की जाती, पहले तो ड्रेनेज को किया जाता था और उसके बाद उसमें क्या बनाए जाते थे, घर बनाए जाते थे। तो ड्रेनेज सिस्टम नीडेड ए प्लानिंग फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। इट सीम्स द फर्स्ट ड्रेनेज वर लेड आउट, देन हाउस वर बिल्ट अलोंग विद द ड्रेन्स बेटा, और उसके बाद उसके अलोंग में क्या बनाया जाता था, हाउस बनाया जाता था। एवरी हाउस वाज सपोज टू हैव एटलीस्ट वन वॉल अलोंग ए स्ट्रीट बेटा, हर एक हाउस की जो एक वॉल थी बेटा वो अलोंग द स्ट्रीट होती थी, जो अलाउ करती थी डोमेस्टिक वेस्ट वाटर को फ्लो आउट टू द स्ट्रीट ड्रेन, ताकि जो डोमेस्टिक वेस्ट का वाटर है वो फ्लो आउट कर सके कहाँ पे, स्ट्रीट के ड्रेन्स में बेटा। द प्लान्स ऑफ द लोअर टाउन शो दैट, जो लाउन का प्लान है बेटा लोअर टाउन का, वो शो करता है रोड्स एंड स्ट्रीट वर लेड आउट अलोंग एन अप्रोक्सीमेट ग्रिड पैटर्न में दर्शाई गई है बेटा। किसमें दर्शाई गई है बेटा, रोड एंड स्ट्रीट आपके ग्रिड पैटर्न में, इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल, जो कितने पे इंटरसेक्ट करती हैं बेटा, राइट एंगल्स पे करती हैं। इट अपीयर्स दैट ह्यूमन सेटलमेंट वाज मेड बाय प्लानिंग फ्रॉम द बिगिनिंग बेटा, कि जो सेटलमेंट है, जिस तरीके से वो लोग वहाँ पे रहते थे उसको हम सेटलमेंट बोलेंगे, वो बिल्कुल ही क्या थी, प्लानिंग के साथ की गई थी। द सिटी वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ए फिक्स्ड एरिया ऑन द प्लेटफॉर्म्स, और सिटी को रेस्ट्रिक्टेड किया गया था कि वहाँ एक फिक्स्ड एरिया तक थी, उसके आगे के एरिया को आप सिटी नहीं बोल सकते थे, जो कि प्लेटफॉर्म पर थी। ब्रिक्स सन ड्राइड और बेक, बेक का मतलब पक्की ईंटें, वर स्टैंडर्ड रेशो की होती थी। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ब्रिक वर 4 टाइम्स एंड ट्वाइस द हाइट बेटा, जो लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ ब्रिक्स होती थी 4 टाइम्स हो सकती थी एंड ट्वाइस द हाइट रिस्पेक्टिवली। दीज ब्रिक्स वर यूज द सेटलमेंट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिनका सेटलमेंट में इस्तेमाल किया गया है। तो ड्रेनेज सिस्टम में क्या आता है बेटा, सबसे पहली बात तो क्या, इसमें एग्जीक्यूशन की आवश्यकता थी। हम बिल्कुल मानते हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम है बेटा वो प्लानिंग के अनुसार किया गया था। पहले क्या किया जाता था बेटा, एग्जीक्यूशन के लिए प्लानिंग चाहिए, जो ड्रेनेज है उनको लेड आउट कर दिया जाता था और उनमें क्या किया जाता था बेटा, उसके बाद वहाँ पे हाउस को बिल्ड किया जाता था। और एवरी हाउस जो था बेटा एटलीस्ट वन वॉल थी, किसके लॉन्ग में बेटा, उसके जो वहाँ पे क्या होती थी, स्ट्रीट होती थी, उसके लॉन्ग में क्या होती थी, एक हाउस होता था, जिसमें से जो डोमेस्टिक वाटर वेस्ट है बेटा वो क्या उसके ड्रेन आउट हो उसके। तो इस तरीके से बेटा आपकी जो टाउन शो करता था, रोड्स और स्ट्रीट जो होते बेटा ग्रिड पैटर्न के थे और इंटरसेक्टिंग करते थे बेटा राइट एंगल्स के ऊपर, तो ये भी किसके अंतर्गत आता है, प्लानिंग के अंडर आता है। इट अपीयर्स दैट ह्यूमन सेटलमेंट जो थी बेटा वो क्या थी बेटा, एक फिक्स्ड एरिया तक थी प्लेटफॉर्म में। फिक्स्ड एरिया का मतलब क्या है कि सिटी को बिल्कुल एकदम प्लानिंग करके बनाया गया था कि एक फिक्स्ड एरिया में, उसी को हम सिटी बोलते थे। उससे आगे जब आते थे तो वो सिटी के रूप में नहीं कहलाती थी। और दूसरा, जो ईंटों का इस्तेमाल किया गया है बेटा, जो ब्रिक्स का इस्तेमाल किया है वो बेक्ड थी, बिल्कुल पक्की ईंटें थी। और उसके साथ साथ स्टैंडर्ड रेशो था। स्टैंडर्ड रेशो का मतलब होता है बेटा इक्वल रेशो होना। ईंटों की जो लेंथ और ब्रेड्थ थी या तो वो ट्वाइस होती थी हाइट की, या फिर क्या होती थी, 4 टाइम्स होती थी हाइट की। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं ऑल द सेटलमेंट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग बेटा, सब प्लानिंग के अनुसार की गई है। नेक्स्ट देखिए, लिस्ट द मटेरियल यूज टू मेक बीड्स। बीड्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई किसी भी मटेरियल में होलो स्पेस होता है और उस होलो स्पेस में हम आप थ्रेड डालकर जिसको आप ऑर्नामेंट्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बीड्स बोलते हैं। तो मेकिंग बीड्स बेटा वाज एन इम्पोर्टेंट क्राफ्ट ऑफ हड़प्पन पीपल का क्या था, एक इम्पोर्टेंट क्राफ्ट था। इट वाज मेन प्रिवेलेंट इन चोनहोद्रो बेटा, कहाँ पे मिला है, जो चोनहोद्रो में। टूल्स और बीड्स के क्या होते थे, देखो, मटेरियल्स फॉर मेकिंग बीड्स इंक्लूडिंग ब्यूटीफुल रेड कलर्ड स्टोन बेटा, जिसका इस्तेमाल किया जाता था बीड को बनाने में, क्या था वो, रेड कलर का स्टोन था, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, हम कैमेलियन बोलते हैं। जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, सिटेटाइट, इन सब का इस्तेमाल किया जाता था। बिसाइड्स दीज यूज ऑफ कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, सेल्फ एंड टेराकोटा, ये सब मटेरियल्स हैं बेटा। ब्रंट क्ले वर आल्सो यूज, इनका भी इस्तेमाल किया जाता था। प्रोसेस ऑफ मेकिंग बीड्स, मेकिंग ऑफ बीड डिफरेंट एज पर द मटेरियल यूज बेटा, प्रोसेस भी और उसकी मेकिंग भी बीड्स की डिफरेंट होती थी अकॉर्डिंग टू द मटेरियल के हिसाब से। बीड्स हैड वैरायटी ऑफ शेप्स बेटा, इसमें शेप्स की क्या थी बेटा, वैरायटी थी। दे डू नॉट गेट ज्योमेट्रिकल शेप्स नहीं थी, वन मेड ऑफ हार्डर स्टोन्स बेटा, जैसे कोई भी हार्डर स्टोन से मिले तो इनमें कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप से नहीं थी, या तो ये राउंड शेप की थी या फिर आपकी इलिप्टिकल शेप की पाई गई थी। उसके बाद नोडल्स वर टिप्ड ऑन द मेकिंग रफ सरफेस बेटा, रफ सरफेस बताए, रफ शेप्स दी गई थी बेटा उनको इन द फाइनल फॉर्म में करने के लिए। बाय फायरिंग द येलोइश रो मटेरियल को फायरिंग करके रेड कलर ऑफ कैमेलियन वाज ऑब्टेंड किया जाता था। पहले जैसा होता था रो मटेरियल येलोइश होता था, फिर उसको क्या किया जाता था बेटा, उसको रेड कलर दिया जाता था, क्या करके, फायरिंग करके। ग्राइंडिंग होगी, पॉलिशिंग होगी,
और ड्रिलिंग होगी कॉन्स्टिट्यूट द लास्ट फेज होता था जिसमें ग्राइंडिंग पॉलिशिंग वगैरह होती थी। सो चनोदड़ो, लोथल एंड धोलावीरा ये फेमस थे बेटा स्पेशलाइज ड्रिलिंग करने के लिए, जो कि आपकी किससे रिलेटेड थी, बीड से रिलेटेड थी। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा बेटा, सबसे पहले तो हमने बीड्स को बनाने के टूल्स यहाँ पे देखे पिक्चर में, जो कि टूल्स दिखाए गए हैं। उसके बाद देखा चोनोदड़ो लोथल में बनाई जाती थी अच्छे तरीके से ड्रिलिंग। दूसरा इसमें जो जो सबसे पहली मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मटेरियल्स किन किन का इस्तेमाल किया जाता था। तो मटेरियल्स जो इसमें बनाए जाते थे, ब्यूटीफुल रेड कलर्ड स्टोन जैसे कैमेलियन हो गया, जास्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, सीटेटाइट, इन सब का इस्तेमाल किया जाता था। बिसाइड दीज कॉपर का, ब्रॉन्ज का, गोल्ड का, फैंसे, टेराकोटा, ब्रंट क्ले मतलब पक्की मिट्टी वज आल्सो यूज्ड, उसका भी इस्तेमाल किया जाता था बेटा। डिफरेंट पर मटेरियल के हिसाब से जो प्रोसेस होता था और वैरायटी ऑफ शेप्स होती थी बेटा, वो भी बीड्स के अनुसार क्या होती थी, डिफरेंट होती थी। दे डिड नॉट मेक ज्योमेट्रिकल शेप लाइक वन मेड ऑफ हार्ड स्टोन, ज्योमेट्रिकल शेप नहीं थी, रफ सरफेसेस होती थी। और जो आपका एक और मेन चीज़ थी, जो कैमेलियन का रेड कलर है बेटा उसको ऑब्टेन किया जाता था। जो येलोइश रो मटेरियल होता है उसको ब्रंट करने के बाद आपको क्या मिलता था, रेड कलर मिलता था। इस प्रकार जो ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग और ड्रिलिंग थी बेटा, तीन चीज़ें आती हैं इसके अंतर्गत, तीनों का आपको ध्यान रखना, ग्राइंड करना, पॉलिशिंग करना, ड्रिलिंग करना। ड्रिलिंग का देखो, ग्राइंडिंग का मतलब तो होता है उसके सरफेस को बिल्कुल स्मूथ बनाना, उसको ग्राइंडिंग बोलते हैं बेटा। उसके बाद उसके ऊपर पॉलिश करना, या तो किसी कलर वगैरह की करना, या फिर उसको बर्न करके उसको किसी कलर में प्रोवाइड करवाना। और ड्रिलिंग का मतलब उसमें एक होल करना। होल करने का मतलब क्या है, ताकि उसमें से थ्रेड जा सके और उसको हम ऑर्नामेंट के रूप में यूज कर सकें। तो तीन चीज़ें होती थी, ग्राइंडिंग करना, एक होता था पॉलिशिंग करना, और एक होता था आपका ड्रिलिंग करना। ये आपकी आती थी। तो ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। लुक एट द फिगर एट 1.30 एनसीईआरटी पेज नंबर 26। डिस्क्राइब व्हाट यू सी एंड हाउ इज़ द बॉडी प्लेस। बॉडी को कैसे, जैसे कि आपको एक दिखाया गया है ना, बॉडी दिखाई गई थी और उसके साथ में कुछ ऑब्जेक्ट भी प्लेस किए गए हैं। आर देयर एनी आर्टिफैक्ट्स ऑन द बॉडी, क्या आर्टिफैक्ट्स किसी बॉडी पे मिलते हैं। डू दीज एक्ट सेक्स ऑफ द स्केल्टन, के सेक्स के बारे में बताते हैं कि मेल था या फिर ये फीमेल था। जैसा कि आपको पता था बेटा, अब आप एक बार फिगर को देख सकते हैं अपने एनसीईआरटी बुक में बेटा। तो जो बॉडी की है बेटा उसके बारे में सबसे हमें पहले बताना है बेटा, बॉडी प्लेस कैसे की गई है। वेयर आर द ऑब्जेक्ट प्लेस नियर इट, उनको ऑब्जेक्ट किसके प्लेस नियर कहा गया है। दूसरा, आर देनी एंटी, कोई भी यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स हैं बेटा जो बॉडी में इस्तेमाल किया गया है। दूस दी इंडिकेट द सेक्स ऑफ द स्केल्टन को बताते हैं, यानी बताते हैं। देखिए, बॉडी हैज़ बीन केप्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इन ए पिट, बेटा कौन सी डायरेक्शन में आती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आती है। मैनी ग्रेव्स कंटेन पोट्री एंड ऑर्नामेंट्स विच इंक्लूड जार, बेटा ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आती हैं। बॉडी हैज़ बीन केप्ट इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन इन ए पिट में बेटा ये आई है सारी की सारी। ज्वेलरी लाइक बेंगल्स आर देयर ऑन द बॉडी, बॉडी पे क्या है बेटा, ज्वेलरी जैसे बेंगल्स वगैरह दिखाई गई है। दिस इंडिकेट दैट द टुवार्ड द सेक्स ऑफ द स्केल्टन के बारे में बताती है। सो इट इज़ द बॉडी ऑफ ए वुमेन, की ये क्या है बेटा, बॉडी किसकी, वुमेन की बॉडी है। इट इज़ कंक्लूडेड दैट देर वर ग्रेट सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस था बेटा अमंग द पीपल लिविंग विद इन द एरिया ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये तो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि जो सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस थे उनके बीच में। बट एज ए होल इट अपीयर्स दैट हड़प्पन डिड नॉट बिलीव इन ब्यूरिंग प्रीसियस थिंग विद द डेड, लेकिन ऐसा बिलीव किया जाता है हड़प्पन जो थे बेटा प्रीसियस थिंग्स की बजाय जो ऐसी चीज़ें थी जिनका इस्तेमाल डेली यूज में कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों को ब्यूरियल करना पसंद करते थे, ना कि बेटा वो कुछ महंगी चीज़ों को ब्यूरियल करते थे। तो इसमें हमने पढ़ा बेटा, जो हमें बताना था कि बॉडी को एक तो डायरेक्शन कौन सी है जिसमें किया गया बेटा पिट में, तो वह आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है। दूसरा, ग्रेव्स के अंदर क्या है बेटा, पोट्री और ऑर्नामेंट्स हैं बेटा, जिसमें जार भी इंक्लूड किया गया है। तीसरा, जो ज्वेलरी है बेटा, बैंगल्स हैं बेटा, वो बॉडी पर हम देख सकते हैं और जिससे इंडिकेट होता है कि सेक्स ऑफ स्केल्टन क्या था बेटा, वुमेन की बॉडी थी। और इट इज़ आल्सो कंक्लूडेड दैट दोनों के बीच में सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस था अमंग द पीपल लिविंग विद इन द एरिया। बट एज ए होल्स इट अपीयर्स दैट बेटा हड़प्पन डिड नॉट बिलीव इन ब्यूरिंग प्रीशियस थिंग्स विद द डेड, बेटा कि हड़प्पन बिलीव नहीं करते थे किसमें, प्रीशियस थिंग्स को उसके साथ दबाने में बेटा। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका आता है बेटा,
डिस्क्राइब सम ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ मोहनजोदाड़ो के बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहनजोदाड़ो की जो आपको साइट मिली थी बेटा उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बताना है। देखिए फर्स्ट आती है बेटा प्लांट सिटी। जो मोहनजोदाड़ो थी बेटा वो कैसी सिटी थी बेटा, एक बिल्कुल प्लांट सिटी थी। हड़प्पा इज ए प्लांट अर्बन सेंटर था। इट हैड टू पार्ट्स बेटा, इसके दो पार्ट्स थे। वन पार्ट ऑफ सिटी वाज स्मॉल एंड वन इज हायर प्लेस बेटा। तो मोहनजोदाड़ो आएगा यहाँ पे, एक अर्बन सेंटर था, दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी बेटा। वन पार्ट सिटी का स्मॉल था और एक जो कि हायर प्लेस पे था। सेकंड प्लास वाज कम्प्लीटली लार्ज था बेटा। इट वाज बिल्ट ऑन लोअर प्लेस, जिसको कहाँ पे बिल्ट किया गया था, लोअर प्लेस में बिल्ट किया गया था। द फर्स्ट पार्ट वाज डिजाइन एज सिटाडिल बेटा। जो फर्स्ट पार्ट है उसको क्या डिजाइन किया, सिटाडिल बोला जाता था। एंड सेकंड पार्ट वाज एज लोअर टाउन, दूसरे पार्ट को हम लोअर टाउन बोलते थे। द सिटाडिल ओड इट्स हाइट टू द फैक्ट दैट इट वाज बिल्ट ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स बेटा। इसको किसके ऊपर बनाया गया बेटा, मड ब्रिक। मड मतलब मिट्टी, ब्रिक का मतलब ईंटें, ईंटों के प्लेटफॉर्म पर। इट हैड वॉल्स ऑन ऑल द साइड्स, चारों तरफ दीवारें थी। एंड दीज वॉल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन्स, और ये जो बेटा इसको लोअर टाउन से क्या करती थी, अलग करती थी। अब लोअर टाउन के बारे में देखिए, इट वाज ए वोल टाउन। ये भी क्या था, एक वोल टाउन था। मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग वर बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म्स पर बनाई गई थी। दीज प्लेटफॉर्म्स वर कंसीडर्ड एज फाउंडेशन स्टोन्स। इनको क्या बोला गया है, फाउंडेशन स्टोन, जिसको रिक्वायर्ड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ लेबर फोर्स लगी बेटा टू बिल्ड दिस प्लेटफॉर्म्स। इन प्लेटफॉर्म्स को बनाने में सेटलमेंट वाज फर्स्ट प्लान, पहले सेटलमेंट को प्लान किया गया। देन इम्प्लीमेंटेड एज पर द बिल्डिंग प्लान के अनुसार उनको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। क्वालिटी ऑफ सन ड्राइड ब्रिक्स एंड बेक्ड ब्रिक्स आल्सो प्रूव द कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग बेटा। जो क्वालिटी थी बेटा सन ड्राइड ब्रिक्स की और बेक्ड ब्रिक्स की, आल्सो प्रूव द कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग, जो कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग को बताती है कि जिसमें सन ड्राइड होगी बेटा, जो सूर्य की किरणों में पकाई गई थी ईंटें, या बेक्ड ब्रिक्स जिनको जलाकर आग के द्वारा पकाया गया था, उन कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग में आती हैं। और सारी ब्रिक्स किसकी थी बेटा, स्टैंडर्ड रेशियो की थी। स्टैंडर्ड रेशियो में पहले भी आपको बता चुका हूँ कि लेंथ और विड्थ जिनकी 4 टाइम्स या ट्वाइस होती थी हाइट्स ऑफ द ब्रिक्स थे बेटा। सो दीज ब्रिक्स यूज इन द सेटलमेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन में जिनका इस्तेमाल किया गया है। थर्ड आता है बेटा ड्रेनेज सिस्टम। ये भी बिल्कुल प्लान था। ऑल द रोड्स और स्ट्रीट्स बेटा ग्रिड पैटर्न में थे और इंटरसेक्ट करते थे राइट एंगल्स में, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इट सीम्स दैट स्ट्रीट फॉर फीचरिंग ड्रेन वर लेड आउट फर्स्ट एंड हाउस वर बिल्ड आफ्टर देम। कि ड्रेन्स को पहले किया जाता था बेटा फीचरिंग, और उसके बाद हाउस को क्या किया जाता था, उसके ऊपर बिल्ड किया जाता था। टू फ्लो द मेक ऑफ डोमेस्टिक वाटर एवरी हाउस हैड ए लिस्ट वन वॉल अलोंग द स्ट्रीट। वन वॉल अलोंग द स्ट्रीट होती थी कि जो मोहनजोदाड़ो थी बेटा उसकी एवरी हाउस एट द एटलीस्ट वन वॉल अलोंग द स्ट्रीट। वॉल किसके साथ होती थी, स्ट्रीट के साथ होती थी। अब आता है बेटा आपका सिटाडल बेटा। देर वर मैनी बिल्डिंग्स इन द सिटाडल बेटा, बहुत सारी बिल्डिंग्स होती थी सिटाडल में। दीज बिल्डिंग्स वर यूज फॉर मैनी स्पेशल पब्लिक पर्पजेज, जिनका इस्तेमाल पब्लिक पर्पजेज के लिए किया जाता था। द वेयर हाउस एंड द ग्रेट बाथ वर द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शंस जो आपकी सिटाडल में आई हैं बेटा। वेयर हाउस और ग्रेट बाथ ये क्या थी, दो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शंस थी बेटा। जिस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ये हमारे कुछ 4 इंपॉर्टेंट टाइप जो हमने पढ़े हैं बेटा जिससे रिलेटेड थे। सबसे पहले हमने पढ़ा बेटा कि प्लांट सिटी थी, इसको प्लानिंग करके बनाया गया था। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, एक स्मॉल थी और एक हायर प्लेस पे थी। जो लोअर प्लेस जो स्मॉलर था बेटा और हायर प्लेस, सेकंड पार्ट लार्ज था लेकिन लोअर प्लेस पे था, और जो स्मॉलर प्लेस था वो हायर प्लेस में था। एक को सिटाडल नाम गया और एक का गया था बेटा नाम लोअर टाउन। और उसके बाद हमने ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा कि ग्रिड पैटर्न में था और सारे के सारे राइट एंगल्स पे क्या करते थे, इंटरसेक्ट करते थे। और ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल वेल प्लान था। पहले ड्रेनेज सिस्टम को बनाया गया, उसके बाद वॉल्स को आपको, उसके बाद आपके सारे के सारे टाउन की प्लानिंग की गई। और हर एक टाउन में जो हम बिल्डिंग होती थी बेटा उसकी एक दीवार हमेशा किसके साथ, स्ट्रीट के साथ लगती थी, ताकि डोमेस्टिक वाटर का क्या हो उसके फ्लो हो उसके। ऐसे ही बेटा सिटाडल के बारे में पढ़ा, बहुत सारी बिल्डिंग्स थी सिटाडल में बेटा, फॉर द मैनी स्पेशल पर्पजेज के लिए बनाई जाती थी। वेयर हाउस हो गया या ग्रेट बाथ वर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शंस थी, वेयर हाउस एंड ग्रेट बाथ बेटा। आगे चलते हैं। लिस्ट द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड डिस्कस हाउ दीज हैव बीन ऑब्टेन्ड बेटा। सबसे पहले में रॉ मटेरियल के बारे में बताना है जिसका इस्तेमाल क्राफ्ट प्रोडक्शन में किया जाता था बेटा। ये आपका पहले क्वेश्चन में भी आ चुका, जो हमने बीड्स वाला क्वेश्चन पढ़ा है वहाँ पे हमने देखा बेटा कौन कौन से रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। एंड डिस्कस हाउ दीज माइट हैव बीन ऑब्टेन्ड, और इनको कैसे ऑब्टेन किया जाता था उसके बारे में भी हमें डिस्कस करना है। देखिए
रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज गिवन एज बिलो। सबसे पहले आते हैं बेटा स्टोन्स, फिर आती है मेटल्स, फिर आती सेल, जिसमें फैंसियन, टेराकोटा और ब्रंट क्ले आती है। मेटल्स में कॉपर, ब्रोंज एंड गोल्ड आता है, और स्टोन्स लाइक आपके कैमेलियन, जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज एंड सीटेटाइट आता है। तो ये सारे के सारे रॉ मटेरियल्स थे बेटा। तब रॉ मटेरियल्स का हमने पढ़ लिया, अब इसके बारे में इसको पढ़ते हैं बेटा, ऑब्टेन कैसे किया जाता था। दे एस्टेब्लिश सेटलमेंट सच एज नागेश्वर एंड बालाकोट। ध्यान रखना बेटा, कौन कौन सी सेटलमेंट आई है, नागेश्वर एंड बालाकोट। एरियाज वेयर सेल वाज अवेलेबल, जहाँ पे सेल अवेलेबल थी। अदर प्लेसेज वर सोर्टू गई इन फार ऑफ, अफगानिस्तान में जो था बेटा नियर द बेस्ट सोर्स ऑफ लापिस लजूली बेटा, जो कि बेस्ट सोर्स था कहाँ पे, लापिस लजूली का। ए ब्लू स्टोन एंड लोथल नियर द सोर्स ऑफ कैमेलियन, और जो लोथल है बेटा वो किसका सोर्स था, कैमेलियन का, जिसका सिटेटाइट का और मेटल का, जिनका इस्तेमाल किस में किया जाता था, बीट्स बनाने में किया जाता था। सेकेंड वे वाज द सेंड एक्सपीडिशंस, का मतलब होता है बेटा चीज़ों को एक्सप्लोर करना, सच एज खेतड़ी रीजन हो गया राजस्थान का कॉपर के लिए, उसके अलावा बेटा आपका साउथ इंडिया हो गया बेटा गोल्ड के लिए। इस तरीके से थर्ड वे टू कॉन्टैक्ट विद द डिस्टेंट लैंड से कॉन्टैक्ट किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल कॉपर वाज ब्रोड फ्रॉम ओमान ऑन द साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ अरेबियन। इस प्रकार से वो क्या करते थे बेटा, और पेनिनसुला एंड मेसोपोटामियन टेक्स्ट मेंशन कॉन्टैक्ट विद मेलुहा, पॉसिबली द हड़प्पन रीजन। कम्युनिकेशन विद ओमान, बहरेन और मेसोपोटामिया ये बाई सी के द्वारा होते थे। तो तीन रास्ते बताएं बेटा, जिसमें एक तो आया आपका नागेश्वर और बालाकोट आया है, एक आपका सोरथू गई आया है। अफगानिस्तान में आपका बेटा बेसोर और लेपिस लजूली का आया बेटा ब्लू स्टोन, और लोथन में आपके बेटा कैमेलियन, सीटेटाइट और मेटल मिलती थी। सेकंड वे आपका एक्सपीडिशंस के द्वारा बताया गया, जो कि खेतड़ी रीजन ऑफ राजस्थान में वहाँ पे उसको एक्सप्लोर किया जाता था। और तीसरा रीजन आपका जो आया बेटा डिस्टेंट लैंड्स में, वो आपका ओमान वगैरह हो गया, कॉपर जहाँ से ब्रोड किया जाता था, मेलुआ पॉसिबली हड़प्पन रीजन में आता है। डिस्कस हाउ आर्चियोलॉजिस्ट रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट बेटा, अब इसको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उन्होंने पास्ट को किस तरीके से क्या किया था, रिकंस्ट्रक्ट किया था, उसके बारे में बताना है। देखिए, आर्चियोलॉजिस्ट एक्सकेवेट द साइट ऑफ द एंशियंट पास्ट रिलेटेड टू कल्चर और सिविलाइजेशंस बेटा। उन्होंने सबसे पहले तो बेटा जो आपके कल्चर और सिविलाइजेशन थी बेटा, उन साइट्स को क्या किया, एक्सकेवेट किया। दे फाइंड आउट द art and craft such as seal, material and remains of houses, building, pots, ornaments, tools, coins, weights and measurements बेटा। इन सब चीज़ों को सबसे पहले उन्होंने फाइंड किया। मैं एक बार फिर बता देता हूँ कौन कौन से थे। सील हो गया, मटेरियल हो गया, रिमेन्स ऑफ हाउसेस हो गया, बिल्डिंग पोर्ट्स हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गया, टूल्स हो गए, कोइंस हो गए, वेट्स हो गए, मेजरमेंट्स हो गए बेटा। स्कल्स, बोन्स, जोज, टीथ ऑफ डेड बॉडीज एंड मटेरियल केप्ट विद दिस डेड बॉडीज से मिले बेटा, हेल्पफुल फॉर आर्कियोलॉजिस्ट के लिए क्या रहे हैं, हेल्पफुल रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ बोटनिस्ट की हेल्प से बेटा, जो पेड़ों से रिलेटेड थे, जूलॉजिस्ट की हेल्प से, जो आपके एनिमल से रिलेटेड थे आर्कियोलॉजिस्ट बेटा, स्टडी द प्लांट्स और एनिमल बोन्स को स्टडी किया, फाउंड एट डिफरेंट प्लेसेस पे जो मिली हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द टूल यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन, उन टूल्स को भी फाइंड किया गया जिनका इस्तेमाल कल्टीवेशन में किया था और हार्वेस्टिंग में किया जाता था। जिन्होंने फाउंड ट्राइसिस ऑफ द वेल्स, कैनाल्स और टैंक के ट्रेसिस को भी किया, सर्ड मीन्स ऑफ इरीगेशन होते थे। डिफरेंट लेयर्स ऑफ साइट बेटा, जो डिफरेंट थिंग्स की बेटा उनको भी फाइंड किया गया, जो सोशियो और इकोनॉमिक कंडीशन बताते थे। टूल्स, अनफिनिश प्रोडक्ट्स हो गए, वेस्ट मटेरियल, आइडेंटिफाइंग द सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर होते थे। इनडायरेक्ट एविडेंस आल्सो हेल्प द आर्कियोलॉजिस्ट इन रिकंस्ट्रक्शन द पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प की है। आर्कियोलॉजिस्ट डेवलप फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस को किया बेटा। फर्स्ट हड़प्पन सील वाज फाउंड कुड नॉट बी अंडरस्टूड टिल आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी कॉन्टेक्स्ट बेटा, पहली हड़प्पन सील्स को फाउंड किया गया बेटा, जो कि कल्चरल सीक्वेंस के हिसाब से, और कंपैरिजन भी किया गया उसका बेटा मेसोपोटामिया के साथ। और उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ सील्स की बेटा, रिकंस्ट्रक्टिंग द कंसेप्ट ऑफ रिलीजियस बिलीफ क्या था, क्योंकि उसके ऊपर बेटा सील के ऊपर रिलीजियस सीन्स होते थे, कुछ एनिमल्स उसके ऊपर डिपिक्टेड होते थे, कुछ एनिमल्स उसके ऊपर क्या होते थे, डिपिक्टेड होते थे, कंपोजिट क्रिएचर्स होते थे। इन सम सील ए फिगर हैज़ बिन शोन सीटिंग क्रॉस लेग्स, इन योगिक पोस्चर में भी उसके ऊपर फिगर्स मिले बेटा, जिन्होंने रिलीजियस कंसेप्ट ऑफ पीरियड को बताया है।
तो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या पढ़ा। इस क्वेश्चन में हमने देखा सबसे पहले तो बेटा किस तरीके से उन्होंने बेटा कल्चर को उनके फाइंड के आर्टिफैक्ट के साथ कनेक्ट किया। फिर उन्होंने स्कल, बोन्स, जार, टीथ वगैरह डेड बॉडीज़ को जूलॉजिस्ट ने, बोटेनिस्ट ने, आर्चियोलॉजिस्ट ने कैसे स्टडी किया प्लांट्स को। और उसके बाद आर्चियोलॉजिस्ट ने किस तरीके से बेटा कल्टीवेशन के एविडेंसेस को फाइंड किया। कल्टीवेशन के एविडेंसेस में बेटा जैसे हार्वेस्टिंग के किस तरीके से वेल्स, कैनाल्स, टैंक्स वगैरह को फाइंड किया गया, डिफरेंट लेयर्स। उसके बाद बेटा हमें पिक्चर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में पता लगा, अनफिनिश प्रोडक्ट को फाइंड किया गया। उसके बाद सील्स जो होती थी बेटा उससे रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में पता लगा कि उसके ऊपर कौन कौन से फिगर्स वगैरह मिल सकते हैं और किस तरीके से हमें मिल सकते हैं। डिस्कस द फंक्शन। अब आपका आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 9 और जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आपके मैप से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है बेटा वो है डिस्कस द फंक्शन दैट में परफॉर्म बाय रूलर्स इन द हड़प्पन सोसाइटी। बेटा ऐसे फंक्शन बताने हैं जो रूलर्स होते थे हड़प्पन सोसाइटी में, अगर हम उनको इमेजिन करते उनके द्वारा किए जाते थे। देर आर डिफरेंट व्यूज ऑन हड़प्पन सोसाइटी पे डिफरेंट व्यूज हैं। वन ग्रुप ऑफ आर्चियोलॉजी सजेस्ट दैट हड़प्पन सोसाइटी हैड नो रूलर्स। कुछ तो बताते हैं कोई रूलर्स नहीं थे, जिसके बारे में हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये डिफरेंट व्यूज थे। कुछ तो मानते थे नो रूलर्स और सो एवरीबॉडी एंजॉयड इक्वल स्टेटस होता था। द अदर ग्रुप ऑफ आर्चियोलॉजिस्ट ओपिनियन है देर वॉज नो सिंगल रूलर बट सेवरल वंस होते थे। एंड थर्ड स्टोरी सीम्स द मोस्ट सुटेबल। इट सजेस्ट दैट इट इज अनलाइकली द एंटायर कम्युनिटीज कुड हैव कलेक्टिवली मेड। पूरी की पूरी कम्युनिटी होती थी और उसमें कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लिए जाते थे। एविडेंस शो कॉम्प्लेक्स डिसीजन वर टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन द हड़प्पन सोसाइटी में इम्प्लीमेंट किए जाते थे। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यूनिफॉर्मिटी ऑफ द हड़प्पन आर्टिफैक्ट एविडेंट इन पोट्री में या सील्स वगैरह में, वेट्स में या ब्रिक्स में कॉम्प्लेक्स डिसीजंस को बताती बेटा। प्लान्स एंड लेआउट ऑफ द सिटी वर प्रिपेयर्ड अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन्स ऑफ रूलर्स। बेटा जो प्लान्स होते थे भाई किस तरीके से बिल्डिंग्स वगैरह को, टैंक्स या वेल्स या सिटी को प्रिपेयर करना है, ये सारी गाइडेंस और सुपरविजन्स रूलर्स के द्वारा बताई जाती थी। और उसके बाद बिग बिल्डिंग्स हो गई, पैलेसेस हो गए, आपके फोर्ट्स हो गए, टैंक्स हो गए, वेल्स, कैनाल्स हो गई, गनरीन्स होगी, इन सबको कंस्ट्रक्टेड किया जाता था। क्लीनलाइननेस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी बेटा रूलर की। रोड, लेन्स एंड ड्रेन वर आल्सो कंस्ट्रक्टेड किए जाते थे। रूरल आल्सो टुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। वो वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी की तरफ भी ध्यान देते थे। इंस्पायर टू फार्मर टू इंक्रीज एग्रीकल्चर को, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए फार्मर को इंस्पायर करना। आल्सो मोटिवेटेड द क्राफ्ट्समैन टू प्रमोट हैंडीक्राफ्ट्स को बेटा प्रमोट करना। एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेड वर बोथ प्रमोटेड बाय द रूलर्स। जो एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेड है वो किसके द्वारा प्रमोट की जाती थी बेटा? रूलर के द्वारा। द रूलर यूज टू यूज इशू कॉमन एक्सेप्टेबल कॉइन, सील्स और वेट्स और मेजरमेंट को बेटा कॉमन एक्सेप्टेबल कॉइन्स के रूप में इस्तेमाल करते थे। रूलर्स वर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड रिलीफ ड्यूरिंग नेचुरल, जब क्लाइमिटी आती थी जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, एपिडेमिक्स हो गया, रूलर प्रोवाइड ग्रेन एंड अदर ईटेबल्स, वो आपको प्रोवाइड करवाते थे। और ड्यूरिंग फॉरेन एग्रेशन जब होता था तो रूलर्स डिफेंडेड भी, सिटी को भी क्या करते थे? डिफेंड करते थे। तो इसमें जो भी रूलर्स के आपको फंक्शन दिखाए गए हैं, नेचुरल क्लाइमिटी से रिलेटेड हैं, इकोनॉमी की वेलफेयर से रिलेटेड हैं, या फिर आपकी क्लीननेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर आपकी जो सिटी को प्रिपेयर करना है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे रिलेटेड थी बेटा? रूरल से रिलेटेड थी। गिवन मैप में बेटा अब एक मैप दिया गया तो साइट्स ऑफ एग्रीकल्चर्स के बारे में बताना है और साइट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शंस के बारे में बताना है। तो साइट्स ऑफ एग्रीकल्चर जो थी बेटा वो कौन सी थी? हड़प्पा, बनवाली हो गया, कालीबंगन हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, धोलावीरा हो गया, या फिर गुजरात हो गया। और इसके अलावा साइट्स पर जो क्रॉप प्रोडक्शन की थी बेटा वो चुनौदड़ो, नागेश्वर और कौन सी थी? बालाकोट थी। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 10 एंड दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। तो इस प्रकार हमने बेटा 10 क्वेश्चन थे जो सारे एनसीईआरटी से रिलेटेड थे वो कंप्लीट कर लिए। तो आज की क्लास में इतना ही बेटा, बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। और इसमें देखो नीचे आपको सारे के सारे आपको दिए गए हैं, नागेश्वर, बालाकोट और खेतड़ी के बारे में बताया गया, हड़प्पा वगैरह के, चुनौदड़ो, सब चीज़ों के बारे में ये मैप आपका एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है। तो आज की क्लास में इतना ही बेटा। तो इसमें आप नागेश्वर, बालाकोट को देख सकते हो आसानी से, जिसमें आपको नागेश्वर हो गया या फिर आपको बालाकोट हो गया या फिर खेतड़ी जो कि आपका राजस्थान का हिस्सा था, ये सब देख सकते हो। जैसे बालाकोट आपका यहाँ पे अरेबियन सी के आसपास पड़ता है, नागेश्वर आपका बिल्कुल गुजरात में पड़ता है, और जहाँ पे आपका लोथल भी यहीं पे पड़ता है जो कि साबरमती और माही नदी के आसपास पड़ता है।
तो यही वीडियो अटेंड करने के लिए थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। अगर कोई भी आपको डिफरेंस लगता है, कोई आपको क्वेश्चन दोबारा समझने की आवश्यकता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।